विपक्ष के बहिष्कार के बीच संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। विपक्षी सांसद खेती किसानी से जुड़े बिलों को हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कराने और 8 सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद सत्र में उपस्थित नहीं रहे। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर उनसे इन बिलों पर दस्तखत न करने की अपील की है। उन्होंने आज संसद भवन में 2 बार विरोध प्रदर्शन भी किया। उनकी गैर मौजूदगी में राज्यसभा में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम हुआ और सरकार ने आज और कल में 15 बिल पारित करा लिए, जिनमें श्रम सुधारों से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण लेबर कोड भी शामिल है। वैसे तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में इतने महत्वपूर्ण बिलों को पारित न कराया जाए, लेकिन नायडू ने कहा कि 2013 में आम बजट इसी तरह पारित कराया गया था। सरकार और विपक्ष के बीच विश्वास इस कदर टूट गया है कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाजत नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई। डिवीजन के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीजन करो, मोशन पे वोटिंग करो और डिवीजन करो। ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ, ना डिवीजन हुई, ना लॉबीज क्लियर हुई, कोई डिवीजन के लिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेम्पल है, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। इसीलिए यह हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज ने मिलके और राष्ट्रपति जी को कहा है कि ये चूंकि थ्रू प्रॉपर तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून हिंद भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें। तो विपक्ष के बिना संसद में इस तरह धड़ाधड़ बिल पारित कराना कहां तक सही है? क्या अब ये एक परंपरा बनने जा रही है? ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि भारतीय लोकतंत्र से बहुत जुड़े हुए हैं और कह सकते हैं कि मजबूती के लिए बेहद जरूरी है कि इनका जवाब मिले। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमी याज्ञनिक जी हैं जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी वत्स साहब हैं जो कि बीजेपी के सांसद हैं। वत्स साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये जो पिछले 2 दिनों में राज्यसभा में हुआ है, इसको आप कितना हद तक जस्टिफाई करेंगे कि 15 बिल विपक्ष की गैर मौजूदगी में धड़ाधड़ एक के बाद एक पारित करा लिए जाएं? देखो, पहले तो इन बिलों के पास होने से पहले जो कृषि बिल पे हुआ जी, वो चाहे विपक्ष ने किया, बट दैट इज अनफॉर्चुनेट। जो हुआ वो सब आप लोगों ने देखा है, विजुअल्स भी देखे हैं कि कृषि बिल पे बहस हुई, बड़ी अच्छी बहस हुई, मगर जब रेजोल्यूशन पे वोटिंग का टाइम आया तो हंगामा हुआ। और एक होता है इनडिसिप्लिन, एक होता है ग्रॉस इनडिसिप्लिन, एक होती है फौजदारी। यानी विपक्ष के कुछ सांसद जो नामजद हुए, 8 ऑफ देम वेल में आना, नारेबाजी करना तो एक संसद में हमने देखा पहले भी, मगर माइक तोड़ देना, उसके बाद रूल बुक को फाड़ के उपसभापति पे फेंकना और उपसभापति को अपशब्द कहना जी, ये रूल बुक फेंकना, फाड़ के, पहले तो सभापति या उपसभापति वो एक प्रतिष्ठित पद है, वैसे तो सांसद भी प्रतिष्ठित पद है जी, और एक ऐसी संसद जो लाइव एयर हो रहा हो, जिसको मैं समझ गया आपकी बात। आप कहना चाह रहे हैं कि जो आचरण आचरण था उसके चलते ये गतिरोध बना है। अमी याज्ञनिक जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं सरकार के नुमाइंदे की जिस तरह से विपक्ष का बर्ताव रहा, जिस तरह का हिंसक व्यवहार किया गया, उसी के बाद जरूरी हो गया था कि 8 सांसदों को निलंबित किया जाए। देखिए, अखिलेश जी सांसद निलंबित हो गए, वो बाहर चले गए, वो रात को बाहर बैठे। उन्होंने उससे पहले जो हुआ वो आपको सबको पता है कि मंत्री जी जब भाषण दे रहे थे, जवाब दे रहे थे अपना, तो 1 बज गया था।
सबने बोला कि कल करते हैं, या तो आप पूरे हाउस की पार्टीज के कंसेंसस ले लो कि हम इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं। हमेशा ये प्रैक्टिस होती है कि अगर 1 बज जाता है या तो टाइम खत्म हो जाता है तो उसका टाइम एक्सटेंड करने के लिए सारी सहमति बनती है। वो बात पे सुनना ही नहीं हुआ, सुनाई भी नहीं हुई और सीधे मंत्री जी का भाषण चालू हो गया और उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं, तो ये इसकी वजह से सारा रकस हुआ। अभी इसमें हम नहीं जाते हैं, पर हम इस बात पे जाते कि सस्पेंशन हो गया, वो रात को बाहर रहे, वो हाउस में नहीं आए, पर उसके बाद जिस तरह इतने कल बिल गए, आज बिल पास हुए, बिना कोई विपक्ष, एक भी विपक्ष का कोई पर आदमी ने कोई डिस्कशन नहीं किया, डिबेट नहीं हुआ, ऊपर कोई फेयरनेस की चर्चा नहीं, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ और बस पास हो गया। तो ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक वे नहीं है और ये हमारे देश के लोग पूरे देख रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या है कि आपको 15 बिल ऐसे ही पारित कर देने हैं। ये सारे देश को इफेक्ट करता है, ये किसानों को, मजदूरों को, और जहां जहां ये इंडस्ट्री आएगी, एफसीआरए की बात हो रही है, हर जगह जी ठीक है। मैं बस आपको बताना चाहूंगा इसी बात पर कि ये कितना जायज है कि आप विपक्ष के बिना एक के बाद एक धड़ाधड़ 15 बिलों को पारित कर लें। आपने बैकग्राउंड बताया, सब जानते हैं कि क्या क्या उस दिन हुआ था राज्यसभा में, लेकिन अब आगे क्या, उसके बाद क्या सरकार की ओर से कोशिश नहीं होनी चाहिए थी विपक्ष को मनाने की, उनको लाने की? क्योंकि आप भी बस आप जानते हैं कि संसद में जिस तरह सरकार महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी है। मैं बिल्कुल कहता हूं, और गुलाम नबी जैसे रिस्पॉन्सिबल 2 बेस्ट सांसद भी डिक्लेयर हुए हैं, मैंने भाषण सुना, और अभी भी हमारे से वार्तालाप करने यानी कि रादर डिस्कशन करने में अमी याग्निक आल्सो आई हैव हाई रिगार्ड, शी इज ए लॉयर। मैं ये कहता हूं कि हमने या उपसभापति जी ने या चेयरमैन ने, उपसभापति जी को भी चेयरमैन के अख्तियारात हासिल होते हैं वंस ही इज ऑन द चेयर। उन 8 सांसदों को तो नामजद किया, मगर बाकी विपक्ष को तो वॉकआउट करने के लिए नहीं बोला था। दे वर वेरी वेलकम एंड इवन इन द डिस्कशन ऑफ दीज बिल्स आल्सो दे वर वेरी वेलकम। ये तो उन्होंने सोचना चाहिए था कि भाई आप और मैं, अब 3 साल हो गए मेरे को आए जी, ये हंगामा करना, वॉकआउट करना, इस तरह के इंसिडेंट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, और जो लेकिन बस साहब जब सभापति ये कहते हैं कि 2013 में भी इसी तरह से बजट जो है वो पारित कराया गया था विपक्ष के बिना, तो एक तरह का प्रेसिडेंट की बात करें, लेकिन बजट जो था वो तो संवैधानिक बाध्यता होती, वो तो आपको पारित करना ही होता है। लेकिन ये जो सारे बिल है, जैसे कि अमी जी भी कह रही हैं कि क्या हड़बड़ी थी कि इनको तुरंत पारित कराया जाए, क्या इनको सेलेक्ट कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजना चाहिए था अगर विपक्ष नहीं भी था वहां पर? तो मैं कहता हूं कि अगर इसके ग्रोस इनडिसिप्लिन में भी विपक्ष वॉकआउट किया और फिर विपक्ष के लिए आप वेट करते रहे कि वो आए तो इनको पास करें, तो वो तो ये हो गया कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी जी। एक असली तरीका यही बनता है कि यू आर वेलकम, आप आके जिरे करो, डिस्कशन करो। अगर फिर भी आप नहीं मान रहे तो वर्क यानी बिजनेस शुड गो ऑन। ठीक है अमित जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, सरकार का यह कहना है कि विपक्ष ने बहस में तो हिस्सा लिया उस दिन कृषि बिलों पर, लेकिन जब वोटिंग की नौबत आई तभी हंगामा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त आपके पास नंबर्स नहीं थे। सरकार का दावा है कि 110 सांसद जो है वो बिल के समर्थन में थे, आपके साथ सिर्फ 72 सांसद थे, और इसलिए आपने जब देखा कि आपकी हार होने वाली है तो आप लोगों ने हंगामा किया। नहीं अखिलेश जी, अच्छा है कि आप ये पॉइंट लाए, क्योंकि उस दिन जब 1 बजे हंगामा शुरू हुआ वो कंसेंसस पे हुआ कि आप समय बढ़ा रहे हो तो कम से कम कंसेंसस तो लो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी वहां थे, भाई आप सबको पूछो कि भी हम ज्यादा बैठना चाहते हैं, अगर नहीं बैठना चाहते तो दूसरे दिन अगर आप बिल पर बहस करते हो तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाने वाला था, एक दिन और बढ़ जाता और हम आराम से, जैसे सबने बताया बिल पे कि सबने बताया कि किसान विरोधी है, आप क्यों इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज नहीं रहे हो, आप क्यों किसानों की बात सुन नहीं रहे हो। ये सिलेक्ट कमेटी में जाना बहुत बहुत जरूरी था क्योंकि ये पूरे अपने देश के सारे किसानों को अफेक्ट करता है। वो बात नहीं सुनी और तब तक पता चल गया था कि भी डिवीजन मांगते थे क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। सरकार तो चाहे कुछ भी कहे, आप अगर उस टाइम का आप निकाल लो राज्यसभा का फुटेज तो आपको पता चलेगा उनके पास नंबर्स ही नहीं थे। लेकिन अमीर जी, एक बात जो आज सभापति ने कही कि राज्यसभा के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ
कि जो उपसभापति है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तो ये दिखा रहा है कि विपक्ष के और सरकार के बीच में संवाद बिल्कुल टूट चुका है, कोई बातचीत नहीं है और सारी जो लड़ाई है अब संसद के बाद सड़क पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी इन बिलों को लेकर? और आज हमने देखा है कि लेबर कोड जो है वो भी पास हो गए हैं। देखिए अखिलेश जी, इसमें लड़ाई की बात तब आती है जब आमने सामने कुछ करना होता है। ये सारे बिल्स अगर आप देखेंगे, या तो आप पार्लियामेंट की प्रोसीजर्स देखेंगे, या तो आप पार्लियामेंट देखेंगे, या तो उधर अंदर जो चल रहा है वो सारे अपनी प्रजा के लिए हो रहा है, अपने सिटीजन्स के लिए हो रहा है, ना तो कोई लड़ाई लड़ने के लिए। तो हम जब किसी की बात लेके रखना चाहते हैं, ये प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं हो रहा है उसकी बात करते हैं। अगर हमें चेयरमैन साहब ऐसा कहते हैं कि 2013 में ऐसा हुआ, तो क्या ऐसा है कि हम सारे कन्वीनियंटली जो प्रेसिडेंट हमको अच्छा लगे हम ले ले और जो प्रेसिडेंट हमको अच्छा ना लगे वो ना ले? यहाँ तो फेयर प्रोसीजर की बात है कि हम किसानों की बात कर रहे हैं। 2 दिन और चलता सदन और हम किसानों की हर बात को सुनते, सिलेक्ट कमेटी में जाता, तो लड़ाई का प्रश्न नहीं है, या तो ये विरोध का प्रश्न नहीं उठता है। आप सबकी बात तो सुनो कम से कम। ठीक है वत्स साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा क्योंकि अब बात जो है संसद के बाद सड़क पर आने की हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप जिस राज्य की नुमाइंदगी करते हैं वहां पर भी कुछ हमने देखा था कि प्रदर्शन हुए हैं। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा ये विरोध करने की बात आ रही है। तो बीजेपी इसको आगे किस तरह से टैकल करेगी? किसानों के पास अपनी बात किस तरह आप पहुंचाएंगे? हम कहते हैं बीजेपी ने बात ऑलरेडी सेटल कर दी है। किसानों को समझ में आ गया कि एमएसपी रहेगा और एमएसपी डिक्लेयर भी हो गया, गेहूं का भी, धान का भी, और वो बढ़ के आया है एमएसपी। मेन मुद्दा एमएसपी का था। दूसरा मुद्दा था मंडी का, कि भाई मंडियां खत्म हो जाएंगी, बिचौलिए तो खत्म, थोड़े से कमजोर हुए, खत्म तो नहीं मगर आड़ती रहेंगे। तो एक किसान को ऑप्शन दे दिया कि मंडी सिस्टम तो रहेगा, आपकी मर्जी से मंडी में जाओ, मगर आप लाइन में लगते थे, गेहूं भीग जाता था मंडी में, अनाज भीग जाता था। आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी भी पैन कार्ड होल्डर को डायरेक्ट अनाज बेच सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये तो किसान को ऑप्शन दिया है, उसके फायदे की बात है। रही बात, आपने कहा कि हरियाणा पंजाब किसानों के प्रदेश हैं, मैं भी किसान हूं और किसानों को आज पूरी तरह जब एमएसपी डिक्लेयर हो गया हरियाणा में, तो उनके फोन आ रहे हैं कि ये मैंने पहले भी कहा था उससे 10 दिन पहले कि किसी भी गांव वाले को समझाने में टाइम लगता है, अफवाह फैला के उसको बकाया फौरन जा सकता है। तो किसानों को बरगलाया गया, उनको गुमराह किया गया। ठीक है अवध साहब, माफ कीजिएगा मेरे पास समय इतना ही इस चर्चा के लिए। अमीर जी आपका और वत्स साहब आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, संसद से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए।